दोस्तों सोचिए, आप एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां गंगा किनारे के क्षेत्र हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं, जहां सरकार का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं, जहां एक 28 साल के लड़के ने अकेले दम पर 1,60,000 लोगों को फेसबुक पर जोड़ा था। उन्हें बताया था कि उनका हक क्या है। उस लड़के का नाम था भरत भूषण तिवारी। 17 जून 2026 को वे इस दुनिया में नहीं रहे। भरत भूषण तिवारी बीएससी पास थे। वे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हवलदार के बेटे थे। भोजपुर जिले के बिलोटी गांव के रहने वाले थे। ना कोई नेता, ना पत्रकार और ना ही कोई बड़ा नाम, बस एक आम आदमी जिसके पास एक स्मार्टफोन था, अपनी आवाज थी और सच कहने की हिम्मत थी। वे बाढ़ से प्रभावित लोगों की बात करते थे। ये गड्ढा स्थान है, बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग डूब जाएंगे। नदी कटाव से उजड़े परिवारों की बात करते थे, भ्रष्ट अधिकारियों और टूटी सड़कों की समस्याओं को उठाते थे और उनकी बात सुनते थे 1,60,000 लोग। क्योंकि जो बातें गांव के लोग डर के वजह से धीरे धीरे करते थे, वही बातें भरत खुलकर और बेझिझक कह देते थे। उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, हत्या, बलात्कार, डकैती जैसा कोई मामला नहीं था। वे सिर्फ अपनी बात रखते थे और शायद कुछ लोगों की नजरों में यही उनका अपराध था। 16 जून 2026 भरत के निधन से ठीक 24 घंटे पहले भोजपुर पुलिस ने एक बयान जारी किया। भरत तिवारी मेंटली अनस्टेबल हैं। अब ये सवाल उठता है, ये बात क्यों कही गई? क्योंकि भरत ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ कुछ वीडियो डाले थे। और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी। मेंटली अनस्टेबल, ये कोई मेडिकल जांच की रिपोर्ट नहीं थी, ये एक कहानी बनाने की कोशिश थी। एक ऐसा नजरिया पेश किया जा रहा था जो लोगों के मन में पहले से बैठाया जा रहा था, मानो अगले दिन होने वाली किसी बड़ी घटना की भूमिका तैयार की जा रही हो। उसी रात भरत ने भी एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, सरकार मुझे एनकाउंटर में मारना चाहती है। ये बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप के वार करने वाला है, घात की तरह। वो पागल नहीं लग रहे थे और शायद उन्हें अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा था। 17 जून की सुबह शाहपुर थाने को सूचना मिली कि भरत हथियार लेकर गांव में घूम रहे हैं। इसके बाद बिहार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम बिलोटी गांव पहुंची और भरत एक बार फिर फेसबुक पर लाइव थे। वे खुले खेत में खड़े थे, चारों तरफ हथियार बंद एसटीएफ जवान मौजूद थे, लेकिन भरत शांत आवाज में कह रहे थे, मेरी बात सुन ली जाएगी, मैं सरेंडर करूंगा। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए हथियार रख दिया जाता है। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और इसके बाद उन्होंने एक गोली हवा में चलाई और अपनी पिस्तौल पुलिस की तरफ फेंक दी। इसके बाद जो हुआ उसे लेकर दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। पुलिस का कहना है कि भरत ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्यवाही की। इस दौरान वे पैर में घायल हुए और पीएमसीएच पटना के हॉस्पिटल ले जाते हुए उनका निधन हो गया। वहीं परिवार और गवाह कहते हैं कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, अपना हथियार फेंक दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। एक गवाह के अनुसार पुलिस उन्हें वहां से कुछ दूर ले गई और फिर कई गोलियां चलाई गई। भरत की माता आशा देवी द्वारा दर्ज एफआईआर में भी आरोप लगाया गया है कि गोली मारने के बाद गाड़ी में बैठाने के दौरान भी फायरिंग जारी रही। एक तरफ पुलिस की कहानी है तो दूसरी तरफ परिवार और गवाहों का दावा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच एक सवाल आज भी खड़ा है। अगर भरत ने सच में सरेंडर कर दिया था तो फिर उनकी जान क्यों ली गई? और अगर पुलिस की बात सही है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? कैमरा फुटेज कहां है? इन सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए। भरत के निधन की खबर फैलते ही बिलोटी गांव में माहौल पूरी तरह बदल गया।
परिवार ने उनका शव आरा बक्सर हाईवे पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क पर घंटों तक यातायात रुका रहा। इसके बाद एक बड़ी महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत 8 से अधिक राज्यों के लोग वहां पहुंचे। ये सिर्फ भोजपुर के लोगों का गुस्सा नहीं था, ये उन सभी लोगों की नाराजगी थी जो हर रोज किसी न किसी रूप में सिस्टम से संघर्ष कर रहे हैं, जो ये महसूस करते हैं कि जब आप ताकतवर लोगों से सवाल पूछते हैं या व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो आप पर मेंटली अनस्टेबल का लेवल लग जाता है। भरत उनके लिए एक आवाज बन चुके थे और उनके निधन के बाद भी वह आवाज लोगों के बीच गूंज रही है। भरत तिवारी का एनकाउंटर बिहार की नई सरकार के लिए एक बड़ा राजनीति विवाद बन गया है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के इतिहास में यह बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अप्रैल 2026 में उन्होंने नीतीश कुमार की जगह पद संभाला। सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से जुड़ी जिस एनकाउंटर मॉडल की चर्चा होती है उसी तरह की नीति बिहार में भी अपनाई जा रही है। लेकिन इस मामले में विरोध सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं आया, बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसी रक्षक होनी चाहिए, भक्षक नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया। वहीं प्रशांत किशोर बिलोटी पहुंचे और कहा कि सिर्फ उन अधिकारियों पर कार्यवाही करना काफी नहीं है, जवाबदेही वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां से आदेश आया था। विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से परिवार से माफी मांगने की मांग की और इसी बीच पत्रकार रवीश कुमार ने एक सवाल उठाया जिसने बहस को और गहरा कर दिया। उन्होंने पूछा, अगर भरत मुसलमान होते तो क्या इतना विरोध और आक्रोश देखने को मिलता? ये सवाल सुनने में असहज लग सकता है, लेकिन शायद इसी वजह से ये सवाल महत्वपूर्ण भी बन जाता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह मामला मुंबई में 1995 से 1997 के बीच हुए 99 फर्जी एनकाउंटर और 135 मौतों से जुड़ा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। इनमें कहा गया था कि एनकाउंटर के मामले में तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, जाँच किसी स्वतंत्र CID टीम या दूसरे जिले के पुलिस से होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराई जानी चाहिए और NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को तुरंत इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी नागरिक को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी पुलिस सरकार का काम कानून लागू करना है। पुलिस ना तो अदालत है, ना फैसला सुनाने वाली संस्था, वो ना ही सजा देने वाली। भरत तिवारी मामले में सवाल यही उठ रहे हैं, क्या इन सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? बॉडी कैमरा या अन्य वीडियो फुटेज कहाँ है? ये सिर्फ एक व्यक्ति के मामले से जुड़े सवाल नहीं हैं, ये कानून और न्याय की प्रक्रिया से जुड़े सवाल हैं और इन सवालों को नजरअंदाज करना कानून की भावना को नजरअंदाज करने जैसा है। बढ़ते दबाव के बीच बिहार सरकार ने 20 जून को न्यायिक जांच का ऐलान किया। इसके लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। 25 जून को जांच टीम बिलोटी गांव पहुंची और परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन भरत की मां आशा देवी ने एक आपत्ति उठाई। उनका कहना था कि आयोग के साथ वहीं STF जवान मौजूद थे जो घटना वाले दिन भी वहां थे। परिवार की मांग सीधी है, मामले की CBI जांच कराई जाए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने तत्काल सुनवाई की मांग को अस्वीकार कर दिया। वहीं बिहार मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और अगली सुनवाई 13 जुलाई की तय की। अब तक 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है और FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। भरत तिवारी का मामला कोई अकेली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2026 के बीच 289 एनकाउंटर मौत दर्ज की गई। वहीं बिहार में 1993 का 12 चट्टी मामला भी सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 पुलिस कर्मियों को
उम्र कैद की सजा सुनाई। इन घटनाओं को देखने पर एक पैटर्न नजर आता है। जब एनकाउंटर को लेकर सख्त कार्रवाई की छवि को राजनीतिक समर्थन मिलने लगता है और तुरंत न्याय एक नारे की तरह इस्तेमाल होने लगता है, तब सबसे पहले वो लोग चर्चा में आते हैं जो सवाल पूछते हैं, अपनी बात खुलकर रखते हैं और व्यवस्था को चुनौती देते हैं। ये सच है, भारत के पास हथियार था, लेकिन उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, लोगों की समस्याओं को उठाते थे और खासकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की आवाज बनने की कोशिश करते थे। और अंत में एक सवाल आ जाता है, अगर भरत ने फेसबुक लाइव ना किया होता और उस दिन अगर वीडियो सामने ना आया होता, तो क्या ये मामला कभी इतना चर्चा में आता? क्या इतने लोग इस घटना के बारे में जान पाते? भरत की माता आशा देवी ने कहा, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, हमें तो बस सिर्फ इंसाफ चाहिए। जांच अभी भी जारी है, आयोग अपना काम कर रहा है, मामला अदालत में भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो भरत ने अपनी जिंदगी और अपने संघर्ष से हमारे सामने छोड़ा, उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाना भी जोखिम भरा हो सकता है, जहां सिस्टम से सवाल पूछने वालों पर आसानी से अलग अलग तरह के ठप्पे लगा दिए जाते हैं? और क्या सरेंडर करने के बाद भी किसी व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ सकते हैं? भरत तिवारी अब खुद ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उनके जाने के बाद भी ये सवाल हमारे सामने मौजूद। और शायद यही वजह है कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक भरत तिवारी की कहानी और उनका संघर्ष लोगों की यादों में जिंदा रहेगा। जय हिंद।